औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। हम लोगों ने जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स स्टार्ट की हुआ है बायोकेमिस्ट्री 303 का। लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे मैंने पढ़ाया था आपको कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से किस तरह ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो मालेट शटल सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ पे एक टर्म थी, वो भी मैंने जो है होप सो आपको समझ आ गई होगी, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। आज जब जो है हम ना पेंटोस फास्फेट पाथवे जो है ना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। अच्छा, ये पेंटोस फास्फेट पाथवे जो है ना, ये ग्लाइकोलिसिस के बिल्कुल पैरेलल जो है ना वर्क करता है। और ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर इसके एंजाइम होती हैं, तो वहाँ पे ये जो है ना गो थ्रू हो रहा होता है। इसका बेसिक पर्पस जो है ना वो इंटर कन्वर्टिबल शुगर्स को प्रोड्यूस करना और NADPH की सिंथेसिस करना है। ठीक है, इंटर कन्वर्टिबल शुगर्स क्या चीज होती हैं? वो शुगर्स आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेसिक कंपोनेंट होता है उनका। ठीक है, इंटर कन्वर्टिबल शुगर्स इस तरह राइबोज हो गई, राइबलोज हो गई। ठीक है, और NADP की सिंथेसिस इसलिए होती है क्योंकि ये फैटी एसिड और स्टेरॉइड की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है हमारे स्पेसिफिक टिश्यूज में, जैसे एडिपोज टिश्यू है, लिवर टिश्यू है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं और लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो पेंटोस फास्फेट पाथवे जो है, इट इज डिफाइंड एज इट इज द साइकिल which is play parallel to the glycolysis occur in the cytosol. The basic function of pentose phosphate pathway is the synthesis of NADPH and interconvertible sugars. NADPH की फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि इससे फैटी एसिड्स और स्टेरॉइड्स बनते हैं हमारे पास, और इंटरकन्वर्टिबल शुगर्स जो हैं वो हमारे DNA, RNA और डिफरेंट जो है मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड यूज हो रहे होते हैं उनकी बेसिक कंपोनेंट के तौर पे एक्ट करती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, आगे ये कैरी आउट किस तरह होता है ये आपको देख जो बताता हूँ मैं आपको। इसकी दो फेज होती हैं, एक होती है ऑक्सीडेटिव फेज और एक होती है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज वो है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज वो है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रही होगी, नॉर्मल प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगा। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। फास्फोराइलेशन होती है ग्लूकोज की, ताकि वो सेल में जब एंटर हो जाए तो बाहर ना जा पाए। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास बन गया, वो सेल से बाहर बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से NADPH की जो है ना मॉलिक्यूल बनेगा, और ये मॉलिक्यूल 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम इस मॉलिक्यूल 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन पे एक्ट करेगी और 6 फास्फोग्लूकोनेट बना देगी यहाँ पे। ठीक है, फिर 6 फास्फोग्लूकोनेट में NADPH जो है मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और यहाँ पे 3 कीटोन 6 फास्फोग्लूकोनेट की सिंथेसिस होगी। अब यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगी, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिलीज होगा इस मॉलिक्यूल में, और ये राइबोज 5 फास्फेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब राइबोज 5 फास्फेट बन गया है, ऑक्सीडेटिव फेज का ये एंड प्रोडक्ट है, आपने याद रखना है। ठीक है, अब राइबोज 5 फास्फेट नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में एंटर होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है कि ये दो प्रोसेस के जरिए जो है ना वो कन्वर्ट होगा टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। एक टर्म होती है आइसोमेरिज्म और एक होती है एपिमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म बायोकेमिस्ट्री में ऐसे पढ़ते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कंपाउंड्स के सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जिस तरह ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप रखता है और फ्रुक्टोज जो है वो कीटोन ग्रुप रखता है। इस तरह एपिमेरिज्म जो है ना वो क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल जो आपस में आइसोमेरिक हों, लेकिन वो दोनों मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले में सिर्फ एक कार्बन पे वो डिफरेंट हो एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है और ग्लैक्टोज है। ग्लूकोज में हमारे पास थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो है ना वो पोजीशन चेंज हो जाती है। ग्लैक्टोज में थर्ड पे चेंज होती है लेकिन फोर्थ पे भी चेंज हो जाती है। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में सिर्फ एक कार्बन पे जो है ना डिफरेंस है, क्योंकि ग्लैक्टोज के फोर्थ कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म और एपिमेरिज्म जो है जितना मुझसे हो सकता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इस पे भी आपको आइसोमेरिज्म है इन बायोकेमिस्ट्री
बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स, वो भी आपको जो है ना अलग से लेक्चर जो है ना वो बनाऊं, लेकिन आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। राइबोज 5 फास्फेट जो है राइबोज 5 फास्फेट में चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरिज्म, और ये एपिमेरिज्म के जरिए ज़ाइलोज 5 फास्फेट में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ये इंटर कन्वर्टिबल शुगर्स की सिंथेसिस हमारे पास शुरू हो गई है। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। अब यहाँ पे जो है ये दोनों कीटोन है, जाइलोज 5 फास्फेट और राइबोज 5 फास्फेट। अब यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन, ये एक एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज जो कि इस रिएक्शन में एक्ट करेगी, और जाइलोज 5 कार्बन है तो यहाँ से 2 कार्बन निकलेंगे और ये राइबोज के साथ अटैच हो जाएंगे, और ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हमारे पास बना देगा जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये राइबोज जो है वो 5 कार्बन का 2 कार्बन के साथ अटैच होकर ये सीटोहेप्टोलेज 7 फास्फेट की सिंथेसिस कर देगा हमारे पास, ठीक है, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब देखें दो हमारे पास एल्डिहाइड प्रोडक्ट आ गए हैं, तो इन पे एल्डोलेज एंजाइम जो है एक्ट करेगी। यहाँ पे कीटोन ग्रुप थे तो यहाँ पे कीटोलेज एंजाइम ने एक्ट किया है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहाँ पे ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम एक्ट करेगी, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में चेंज कर देगी, क्योंकि यहाँ पे 7 कार्बन का ये कंपाउंड है, इसमें से 3 कार्बन इधर आ जाएंगे, और ये 3 कार्बन का पहले मॉलिक्यूल है तो 3 और 3 6, 6 कार्बन का एक हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, और यहाँ से 3 कार्बन जब हमारे पास रिलीज होंगे तो यहाँ पे 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा जो होगा रिथलोज 4 फास्फेट। ये दोनों कीटोन ग्रुप हैं, ठीक है, दोनों कीटोन ग्रुप रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने फेजेस का डिफरेंस रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपके लिए जो है ना यहाँ पे सिंपल करके लिख दिया। ऑक्सीडेटिव फेज में NADPH की सिंथेसिस होती है जो कि प्रोडक्शन करते हैं फैटी एसिड और स्टीरॉयड की, और यहाँ पे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में पेंटोज और इसके डेरिवेटिव्स की जो इंटर कन्वर्टिबल शुगर्स हैं उनकी सिंथेसिस होती है, जो कि न्यूक्लिक एसिड की जो है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं उनकी जो है ना सिंथेसिस के लिए काम आता है। तो आगे हमने जो है ना इससे रिलेटेड टॉपिक है यूरोपोनिक एसिड पाथवे, वो हम लोगों ने स्टडी करना है। अच्छा, यूरोपोनिक जो है ना एसिड पाथवे वो इस तरीके से होता है कि ये बिल्कुल ग्लूकोज के ऑक्सीडेटिवली जो है ना वो वर्क करता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती जाएगी, और ये अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लूकोज के लिए जहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है ग्लूकोज की। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, अल्टरनेटिव पाथवे ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर द ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव पाथवे मतलब ग्लूकोज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, इंटरमीडिएट बनेंगे, उनकी मजीद ऑक्सीडेटिव होते होते बहुत जो है ना आगे रिएक्शन बढ़ेगा और हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, जो कि हमने अभी देखने हैं। अब इसमें किस तरह के सेंसेस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें जो है ना 4 टाइप के जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं। UDP ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, ग्लूकुरोनेट की होती है, पेंटोज शुगर्स की होती है, और अस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एनिमल के अंदर सिंथेसाइज होता है, वो ह्यूमन के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता। ये 4 चीजें जो है यहाँ पे बनती हैं। मैं आपको जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ अभी साइकिल के जरिए से। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज जो है वो सेल में एंटर होगा, उसकी फास्फोराइलेशन होगी, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा, फिर वहां से ग्लूकोज 1 फास्फेट बनेगा। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट जिस तरह बिल्कुल ग्लाइकोजन में आप मैंने आपको सिखाया था कि यूटीपी का मॉलिक्यूल एंटर करेगा, यहाँ से एक फास्फेट इधर आ गया और इसका एक फास्फेट इधर आ गया, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट बन गए, तो यहाँ पे यूडीपी रह जाएगा और इसका एक ग्लूकोज रह जाएगा, तो यूडीपी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है सिंथेसाइज हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ग्लूकोज 1 फास्फेट में एक फास्फेट रिलीज होके यहाँ पे आ गया, और यूटीपी में एक मॉलिक्यूल रिलीज होके यहाँ पे आ गया। अब ये सिर्फ रह गया ग्लूकोज, क्योंकि फास्फेट निकल चुकी है इसमें से, और ये यूटीपी में से यूडीपी जो है बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक फास्फेट निकल चुकी है। ये दोनों फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट के जरिए रिलीज हो गए, के तौर पर रिलीज हो गए, और यूटीपी ग्लूकोज जो है वहां से अपने आप को ऑक्सीडेशन के जरिए यूटीपी ग्लूकुरोनेट में चेंज कर देगा, और यहाँ पे दो NAD पॉजिटिव आयंस हैं उनकी रिडक्शन हो जाएगी और वो NADH में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यूडीपी ग्लूकुरोनेट जो है इसमें वाटर की जो है ना मेडिटेशन करेंगे, और यहाँ से यूडीपी जो है रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकुरोनेट जो है मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा डी ग्लूकुरोनेट। अब डी ग्लूकुरोनेट जो है उसकी डिफरेंट फेट्स होती हैं एनिमल्स के अंदर। डी ग्लूकुरोनेट जो है वो एल ग्लूकुरोनेट में चेंज हो जाएगा, और एल ग्लूकुरोनेट ऑक्सीडेज के जरिए ये अस्कॉर्बिक एसिड और एल ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट है जो मैंने आपको बताई है। तो स्टूडेंट देखें, यूडीपी ग्लूकोज की सिंथेसिस भी हो रही है, अस्कॉर्बिक एसिड की सिंथेसिस भी हो रही है। अब पेंटोज शुगर जो है वो हमने बनाने हैं, और ग्लूकुरोनेट की सिंथेसिस भी हमने करवा ली है। अब सिर्फ हमारे पास पेंटोज शुगर्स की जो है फॉर्मेशन होनी है। तो ये अब देखें ह्यूमन में होना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फेट ऑफ डी ग्लूकुरोनेट इन एनिमल्स एंड इन ह्यूमन बीइंग।
इन एनिमल्स के हुआ, तो आपने ये स्टेप इधर एक्सप्लेन कर देना है कि एनिमल में ग्लूकुरोनेट कैसे फॉर्मेशन करता है एस्कॉर्बिक एसिड की, और अगर ह्यूमन में आएगा तो वहाँ पे पेंटोज शुगर की फॉर्मेशन किस तरह होनी है, ये मैं आपको भी पढ़ाता हूँ। ग्लूकुरोनेट जो है वो एल ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। अब एल ग्लूकोनिक एसिड जो है वो 3 कीटोग्लूकोनेट में चेंज हो जाएगा। 3 कीटोग्लूकोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी रिलीज होगी, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यहाँ पे ये एल जाइलोलोज में कन्वर्ट होगा, और फिर जाइलोलोज रिडक्टेज एंजाइम के जरिए एल जाइलोलोज जाइलेटोल में कन्वर्ट होगा, और जाइलेटोल जो है वो डी जाइलोलोज बना देगा जो कि 5 कार्बन की है। तो देखिए यहाँ पे पेंटोज शुगर हमारे पास बन रही है। अब डी जाइलोलोज जो है वो यहाँ पे हमारे पास काम भी आ सकता है हमारी बॉडी में, और डी जाइलोलोज जो है वो HMP साइकिल जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया ना, क्या नाम है वो, ग्लूकोनियोजेनेसिस पेंटोस फास्फेट पाथवे। पेंटोस फास्फेट फास्फेट पाथवे का दूसरा नाम HMP साइकिल भी है, और ग्लूकोनेट पाथवे भी है। तो ये जाइलोडोज जो है HMP साइकिल में जो है एंटर होके हमारे पास NADP की सिंथेसिस कर देगा, और पेंटोस शुगर्स भी बना देगा जो कि न्यूक्लियोटाइड के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे डी जाइलोडोज जो है बॉडी में यूटिलाइज भी हो सकता है, और अपने आप को पेंटोस फास्फेट पाथवे में या HMP साइकिल में या फास्फोग्लिकोनेट पाथवे में जो है एंटर करवा के NADPH और पेंटोस शुगर की सिंथेसिस करेगा। तो ये हमारे पास जो है ना आज का टॉपिक था। इसकी जो है ना एक डिसऑर्डर हमने देखना है कि एसेंशियल पेंटोसूरिया क्या होती है। एसेंशियल पेंटोसूरिया स्टूडेंट ये होती है कि यहाँ पे जो ज़ाइलोलोज रिडक्टेज एंजाइम है इसकी इनबॉर्न तौर पे जब बेबी बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर जो है ना वो कुदरत ने जो है ना ये एंजाइम नहीं रखी होती है जो कि इस पे जो है इफेक्ट नहीं करती। तो ज़ाइलोलोज जो है वहां पे उसकी बॉडी में जो है अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और उसके यूरिनेशन से फिर रिलीज होना शुरू हो जाएगा जो कि शुगर का बायस भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे किडनी को भी इफेक्ट करेगा, और इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए जो है ना वो कुछ टेस्ट किए जाते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव देगा, और ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट किया जाए तो फिर उसके बाद वो नेगेटिव टेस्ट देगा। तो ये चीज़ जो है ना आपने देख लेनी है। एल जाइलोलोज रिडक्टेज एंजाइम की वजह से ये इनहेरिटेड डिजीज है, डेफिशिएंसी है, और इनबॉर्न जो है ना वो एरर है कि मतलब बेबी जब पैदा होगा तो उसमें ये डिजीज होगी। और सिग्निफिकेंस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज जो है वो क्या होगा कि ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस भी कर रहा है, मैंने आपको जो है ना पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, और ग्लैक्टोज और लैक्टोज की सिंथेसिस भी कर रहा है। और साथ में ग्लूकोरोनेट की जब हम सिग्निफिकेंस देते हैं, अब प्रोडक्ट्स जो बने हैं ना उनकी हम सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन के साथ कंजुगेट कर जाएगा, उनके स्टीरॉयड के साथ जो है वो कम्बैट कर जाएगा, और ड्रग के साथ कम्बैट करके उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। और हमारी बॉडी की जो है ना इसका एक और फंक्शन भी ये भी है कि ये हमारे पास हमारे जितने भी वेस्ट होते हैं बॉडी के उनको भी रिमूव करने में एक अहम किरदार अदा करता है। तो ये आज का जो है ना टॉपिक जो है एंड हुआ आपका। तो मैं जो है यहाँ पे एंड करता हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें। अल्लाह हाफिज।